का 10th क्लास। हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर चल रहा है नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्रक, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी होती है? ऐसा कार्य जिसको करने से हमें आय प्राप्त होती है उसको हम आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक कार्य कहते हैं। तो ये कहता है आर्थिक गतिविधियों को हम कैसे अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये कहता है 3 प्रकार से। जैसे एक तो हमने 3 इसके क्षेत्र बना दिए आर्थिक गतिविधियों के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। दूसरा इसको 2 भागों में बांट दिया हमने, संगठित, असंगठित में। तीसरा इनको 2 भागों में बांट दिया हम, सार्वजनिक और निजी में। तो इस प्रकार इन आर्थिक गतिविधियों को हम रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं तो कुछ कार्य सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगठित व असंगठित क्षेत्र में रोजगार की परिस्थितियों की तुलना करनी है। तो संगठित में तो रोजगार सुरक्षित है, असंगठित में तो अनिश्चित है, कभी भी निकाला जा सकता है हमें। और संगठित में सरकारी नियमों का पालन होता है, असंगठित में नियमों का पालन नहीं होता। संगठित में सवेतन छुट्टी मिलेगी, अवकाश काल में भी आपको तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा आपकी भविष्य निधि में, यानी कि आपकी तनख्वाह का कुछ पार्ट है वो कट कर आपकी भविष्य निधि में जमा होता जाएगा। जिस समय आपकी रिटायरमेंट होगी उस समय वो सारी राशि आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सभी गतिविधियाँ असंगठित क्षेत्र में नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा, ये कानून क्यों बनाया गया? 2005 में ये कानून बना और सबसे पहले देश के 200 जिलों में ये कानून लागू किया गया। काम का अधिकार कानून भी कह सकते हैं हम इसको। इस कानून के तहत क्या नियम है कि एक तो ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन गारंटी शुदा रोजगार सरकार उपलब्ध करवाएगी। रोजगार किस दर पर? जो मजदूरी की दर सरकार ने निश्चित कर रखी है उस मजदूरी की दर पर उसको रोजगार मिलेगा। रोजगार अगर सरकार ना दे पाए तो घर बैठे को बेरोजगारी भत्ता देगी। अब उनसे काम कौन सा करवाया जाएगा? उनसे वो कार्य करवाया जाएगा गांव में जो हमारे आगे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले। जैसे नहरों की सफाई करवाना है, गांव में जोड़ आदि की खुदाई करवाना है ताकि वर्षा का पानी ज़्यादा इकट्ठा हो सके, वर्षा का पानी सुरक्षित रह सके। उसको जो पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा तो रिसकर ज़मीन के नीचे पानी ज़्यादा जाएगा, तो हमारे निचले भूमिगत पानी के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। तो या सड़कों के आसपास मिट्टी डलवाना है सड़कों, ताकि सड़कों के किनारे है वो साफ़ किए जाएं। तो ये कार्य उनसे करवाए जाएंगे। अपने क्षेत्र में उदाहरण देकर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की गतिविधियों और कार्यों की तुलना करनी है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के। तो निजी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो निजी व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है और निजी क्षेत्र का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। जैसे निजी दुकान है, फर्म है, कंपनीज है, ये जो किसी निजी कंपनी व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है। कोई उद्योग है जैसे मारुति उद्योग है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, बजाज है, रिलायंस है, ये सभी निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। और आजकल निजी क्षेत्र का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर वो उद्योग, वो कार्य जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, और सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, अपने काम से समाज का कल्याण करना होता है, चाहे उस कार्य करने से सरकार को नुकसान ही क्यों ना होता हो। जैसे भारतीय रेलवे, इंडियन ऑयल, दिल्ली परिवहन निगम, ये ऐसे जो कार्य जो सरकार चलाती है, सारा नियंत्रण सरकार का होता है, उसको हम निजी क्षेत्र के उद्यम या गतिविधि कहते हैं। उसके बाद ये कहता है कि इसको आगे वाले को छोड़ दो। उससे अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए। और
और ये कार्य सरकार ही क्यों करती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का हमने अभी पढ़ा है, पुल बनाना, सड़क बनाना, रेलवे, बिजली बनाना, बांध बनाना सिंचाई के लिए, ये सारी सुविधा नहरें खोद कर खेतों तक पहुंचाना, ये सारे कार्य सरकार करती है। अब ये सारे कार्य सरकार क्यों करती है? क्योंकि ये कार्य करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब निजी कंपनी या निजी व्यक्ति इतने पैसे का बंदोबस्त नहीं कर सकता। इतना पैसा निजी व्यक्ति, निजी कंपनी इकट्ठा नहीं कर सकती, इसलिए ये गतिविधियां हैं वो सरकार ही अपने स्तर पर करती है। इसके अलावा अगर ये कार्य सरकार निजी कंपनी करे तो निजी कंपनी का, तो हमने देखा है निजी कंपनी का टारगेट होता है लाभ कमाना, तो निजी कंपनी अपने इन काम के बदले में फिर ज़्यादा कीमत लेगी। तो ये ज़्यादा कीमत लेगी तो लोगों का शोषण होगा। तो ये कार्य इसलिए सरकार खुद अपने स्तर पर ही करती है और सरकार इस काम के अंदर बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये सभी कार्य हैं, काफ़ी पैसा इनके अंदर चाहिए और निजी क्षेत्र ऐसे कार्य नहीं कर सकता क्योंकि इतना पैसा उनके पास, वो इतने पैसे का बंदोबस्त वो नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का क्या रोल है। किसी देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। सार्वजनिक क्षेत्र हमने पढ़ा है वो क्षेत्र होता है जिसमें मालिक सरकार होती है, जहां सरकार सेवाएं उपलब्ध करवाती है, जैसे सेवाओं में सड़क, पुल, रेलवे, बिजली, बांध बनाना सिंचाई के लिए, ये सभी कार्य जहाँ सरकार करती है ना, वो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। और इन सभी कार्यों पर देश का विकास निर्भर है। जैसे बांध बनाकर बिजली बनाना, बांध बनाकर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना, इससे क्या होगा, पानी उपलब्ध होगा तो हमारे कृषि का विकास होगा, बिजली सस्ती उपलब्ध होगी तो हमारे उद्योग ज़्यादा चलेंगे, व्यापार के लिए रेलवे लाइन का विस्तार करना है, अच्छी सड़कें बनाना है, ये सभी कार्य हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए ये सभी कार्य सरकार करती है। सार्वजनिक क्षेत्र देश के विकास में भारी पैमाने पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं, क्योंकि इन सभी परियोजनाओं में बहुत ज़्यादा पैसा निवेश करना होता है, निजी क्षेत्र इन परियोजनाओं में पैसा निवेश नहीं करता। तो ये सभी कार्य देश के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। इन सभी, अगर सड़कें नहीं होगी तो व्यापार कैसे होगा, रेलवे लाइन नहीं होगी तो व्यापार कैसे होगा, बिजली नहीं होगी तो उद्योग कैसे चलेंगे, पानी नहीं होगा तो खेतों में सिंचाई कैसे करेंगे, कृषि का विकास कैसे होगा। इन सभी कार्यों पर देश का विकास निर्भर करता है। इसलिए ये सभी कार्य सरकार करती है। तो हम कह सकते हैं कि देश के विकास में सरकार का सबसे बड़ा रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण होता है तो उनका संरक्षण करना ज़रूरी है। जैसे मजदूरी के मामले में हमने देखा कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरी कम मिलती है, ना उनका रोज़गार सुरक्षित है, ना उनके स्वास्थ्य की ओर कोई ध्यान दिया जाता है। बीमार हो जाते हैं तो छुट्टियां नहीं मिलती, छुट्टियां मिलती है तो उनका वेतन कट जाता है। तो इसलिए असंगठित क्षेत्र में उनकी मजदूरी है, उनको सुरक्षा है, उनके स्वास्थ्य है, इन पर ध्यान देना ज़रूरत है। उदाहरण के लिए सड़कों पर विक्रय मरम्मत कार्य करने वाले लोग असंगठित क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं। उनको ज़रूरत के समय तो मजदूरी पर रख लिया जाता है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती तब उनको हटा दिया जाता है, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। सवेतन छुट्टी नहीं मिलती, उनको छुट्टी लेंगे तो वेतन कटेगा, ना कोई बीमार होने का अवकाश मिलता है, उनका रोज़गार सुरक्षित नहीं है, वेतन कम मिलता है। तो एक मजदूरी के मामले में भी उनकी मजदूरी न्याय संगत नहीं है, ना उनको टीए डीए यानी कि ना उनको कोई एक्स्ट्रा, अगर वो ज़्यादा काम भी करते तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, कहीं जाना कर पड़ता है कंपनी के काम से तो उनको किराया आदि नहीं मिलता, तो न सवेतन छोटी मिलती है। तो मज़दूरों को मजदूरी सही ढंग से नहीं मिलती, न्याय संगत नहीं है उनकी मजदूरी।
इसके बाद सुरक्षा की बात करें तो उनका रोज़गार सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। अपने कार्य करने के दौरान अगर कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो उनको ये घाव खुद ही सहन करना पड़ता है। रही बात स्वास्थ्य की, तो ना उनके स्वास्थ्य की उनको सुविधाएं मिलती। कोई बीमारी हो जाती है तो उन्हें खुद इलाज करवाना पड़ता है, सारा खर्चा खुद सहन करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी असंगठित क्षेत्र में उनके हमें सुरक्षा देनी ज़रूरी है। तो असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को मजदूरी, सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनको संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद का अध्ययन किया। तो अहमदाबाद में 15 लाख श्रमिकों में से 11 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। 97-98 में नगर की कुल आय 600 करोड़ थी। इनमें से 320 करोड़ संगठित क्षेत्र से प्राप्त होती थी। नगर में अधिक रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, तो इसने तालिका क्या दी है। संगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या 4 लाख, आमदनी 320 करोड़। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या 11 लाख, आमदनी 220 करोड़। कुल श्रमिक हो गए 15 लाख, आमदनी 600 करोड़। तो नगर में अधिक रोजगार सृजन के लिए संगठित क्षेत्र में पैसा लगाना जरूरी है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में मजदूर कम है, आय ज़्यादा है। असंगठित में मजदूर ज़्यादा है, आमदनी कम है। तो सरकार को कोशिश की जाए संगठित क्षेत्र में पैसा ज़्यादा निवेश किया जाए। अब नीचे 3 क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान। 1950 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 80,000, दूसरे का 19, तीसरे का 39। 50 साल बाद प्राथमिक 3,14,000, द्वितीयक 2,80,000 और तृतीयक 5,55,000। क्वेश्चन पहला है, 1950 एवं 2000 के बीच इन 50 सालों में जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए। तो तीनों का हमने हिस्सेदारी देखी है कि प्राथमिक 57%, द्वितीयक 13%, तृतीयक और 28% हिस्सेदारी है। कि कुल हिस्सेदारी 1,38,000 है, तो इसमें 1,38,000 में 80,000 अकेले प्राथमिक के, 57% हिस्सा प्राथमिक का है। उसके बाद 2000 में आंकड़ा चेंज हुआ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला। प्राथमिक का जो हिस्सा 57% होता था वो 30% घट के 27% पे आ गया। द्वितीयक ने डबल बढ़ोतरी की, 13 से 24% सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढ़ा। और तृतीयक का भी लगभग दुगुना सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान बढ़ा। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है इन 50 सालों में जीडीपी में हिस्सेदारी में। उसके बाद आगे आओ इन पर विचार करें। विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता दिखाते उपयुक्त सारणी को भरना है। नीचे सारणी दी हुई है। पुस्तक में वर्णित उदाहरणों से भिन्न भिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र अलग अलग करने हैं। निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित करना है। ये व्यवसाय हैं, इनको अलग अलग। और चौथा है ये, विद्यालय में छात्रों को प्राय प्राथमिक, द्वितीयक अथवा वरिष्ठ व कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की कसौटी क्या है? क्या आप जानते हैं कि विभाजन उपयुक्त है? उत्तर, इसके लिए निम्न सारणी को देखना है। आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण। इसके लिए सारणी अलग से नहीं दे रखी है। इसके बाद दूसरी सारणी आगे 2.1 वाली आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण। कल्पना करें कि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? बंद हो जाएगी। तो यह द्वितीयक के औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है, जो मिल प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। चीनी मिल है,
प्राथमिक द्वितीयक है वैसे तो, लेकिन ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार में कपास नहीं खरीदने तो अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती है, तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी, और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर नहीं गए तो उनकी दिवालिये भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कपास तो बिकेगी नहीं, कपास की कीमत गिर जाएगी। तो यह प्राथमिक कृषि क्षेत्र का उदाहरण है, जो कि किसान कपास बेचने के लिए दूसरे क्षेत्र के ऊपर निर्भर करते हैं। ये चीज़ बताती है कि प्राथमिक दूसरे पर निर्भर है, दूसरा पहले पर निर्भर है। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़, क्योंकि खाद की कीमत बढ़ेगी तो खेती में लागत बढ़ेगी, खेती में लागत बढ़ेगी तो लाभ कम हो जाएगा। इन तीनों क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता का उदाहरण यह दर्शाता है कि किसान द्वारा लगाया गया अनाज दूसरे और तीसरे क्षेत्र में लगे लोग उसके ऊपर निर्भर करते हैं, और दूसरे और तीसरे क्षेत्र द्वारा बनाए गए औजार हैं या तीसरे क्षेत्र द्वारा दी गई सेवाएं हैं, उनके ऊपर पहला क्षेत्र निर्भर करता है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल कर दी तो ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी, जबकि किसान अपने उत्पाद को बेच रहे हैं। अब किसानों के पास अनाज ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन शहर वालों के पास यानी कि तीसरा क्षेत्र के बिना ना पहला काम करेगा ना दूसरा। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? परिवहन के साधन। तो दोनों तीसरे क्षेत्र के ऊपर निर्भर हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे।